अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। एक क्वेश्चन जो मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस पे चला जाऊँ, किसी भी इवेंट पे चला जाऊँ, तो मुझसे ज़रूर पूछा जाता है कि अली भाई, हमारी डिलीवरीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। जो जिस कंपनी के साथ, कुरियर कंपनी के साथ वो काम करते हैं, उसका रेशो, डिलीवरी रिटर्न रेशो 20% है, 30% है, 40% है, इसको कम कैसे किया जाए? और ज़्यादातर लोग जो ब्लेम डालते हैं वो डालते हैं कुरियर कंपनी पे कि कुरियर कंपनी का इशू होता है। तो आज इसी टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने इनवाइट किया है माज भाई को। माज भाई बीडीएम है ब्लू एक्स कुरियर कंपनी में, क्योंकि हमें ई कॉमर्स के ऑनर जो हैं उस साइड की तो स्टोरी पता है, लेकिन इस साइड की जो स्टोरी है, कुरियर कंपनी की जो स्टोरी है, क्या इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं, किस वजह से रिटर्न रेशो ज़्यादा आता है, क्या क्या मसले हैं, कि कब ये मसले ठीक होंगे, कैसे जो एआई आ रही है या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसे इस चीज़ को, किन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैंने माज भाई को इनवाइट किया कि आएँ और कुरियर कंपनी वाली साइड की जो स्टोरी है हम उसको कवर करते हैं। कैसे हैं माज भाई आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सर थैंक यू, कराची से आप आए, आपको डायरेक्टली पकड़ लिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, मुझे माज भाई थोड़ा सा डिटेल में आपने ये बताना है कि ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर ई कॉमर्स ऑनर्स को, प्राइवेट लेवल में भी हों या वाइट लेवल के ऊपर भी हों, उनको एक इशू मेजरली जो फेस करना पड़ता है वो डिलीवरीज़ का फेस करना पड़ता है। अब डिलीवरीज़ का इशू हमारी साइड पे तो ये होता है, और ज़्यादातर लोग ब्लेम डाल देते हैं कि जी अपने कस्टमर को भी नहीं कहते कि कस्टमर रिफ्यूज़ करता है, वो ये भी नहीं कहते कि शायद हमारे प्रोडक्ट में इशू था, वो ये भी नहीं कहते कि हमने कंफर्मेशन कॉल सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कुरियर कंपनी डिलीवर नहीं करती, वो फेक ऑर्डर लगा देते हैं या फेक अटैम्प्ट्स लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उस पे आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएंगे इश्यूज आप लोगों को क्या फेस करने पड़ते हैं, और असल इशू क्या है कि जिसकी वजह से रिटर्न रेशो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है। अली, देखिए मैं इसको जो है ना थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा डिफरेंट फेजेस के अंदर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि हम के शिपर एंड से और ऑर्डर्स के एंड से हम फेस कर रहे होते हैं, और इसमें अगर आपको वेल एजुकेट हो, आप लोगों को इसकी नॉलेज मौजूद हो कि यार ऑर्डर जो कंफर्म ऑर्डर हैं वो कैसे डिलीवर करें। देखिए सबसे अच्छा कंफर्म ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर एड्रेस हो, प्रॉपर उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर हो विथ ऑल्टरनेट नंबर। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स, मैं अब ये बोलूँगा पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स जो कि अगर 100 में से मैं इसका रेशो दूंगा 40%, 60% ऑर्डर्स के अंदर ऑल्टरनेट नंबर मौजूद नहीं होता। 60% ऑर्डर्स के अंदर ऑल्टरनेट नंबर मौजूद नहीं होता, और 60% ऑर्डर्स के अंदर कंप्लीट एड्रेस मौजूद नहीं होता। अब आपसे मैं एक सवाल करूँगा, आपको कभी भी किसी भी अपने ही शहर के अंदर कहीं पे जाना है, आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे जाने के लिए उनसे आप कॉल करेंगे, एक मीटिंग फिक्स करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपसे ही बोलता हूँ, मैं आप तक आने के लिए मैंने आपको कॉल की, मैंने आपसे पिन लोकेशन मांगी, मैंने आपसे आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस पूछा। अच्छा, ये अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के अंदर फिर हम लोग पिन लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इसके लिए आपने प्रॉपर एड्रेस मुझे बताया, आपने बिल्डिंग का नाम बताया, बिल्डिंग का फ्लोर बताया और एड्रेस दिया और पिन लोकेशन दी। अब आ जाए अपनी शिपमेंट के ऊपर। अगर आपकी शिपमेंट के ऊपर कंप्लीट एड्रेस नहीं है और खाली लिखा हुआ है एरिया का नाम, और उस ज़िला, रूरल एरियाज़ में चले हैं, ज़िला और डिस्ट्रिक्ट या चक ऐसे लिखा हुआ है, और उसके अंदर कोई प्रॉपर लोकेशन मौजूद नहीं है, तो क्या विदाउट कॉल आप वहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं? मैं एक आम बंदे से सवाल कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। उसको डिलीवरी पॉसिबल करने का सिर्फ एक तरीका होगा कि बंदा कॉल पे हमें आंसर करे, हम जाके वहाँ पे डिलीवरी करेंगे। अब जब बंदा हमें कॉल पे आंसर नहीं करेगा तो हम कैसे वहाँ पे डिलीवरी करें? अब ये इश्यूज़ हमें फेस होते हैं कि कस्टमर कहता है नहीं, जाकर आप डायरेक्ट डोर स्टेप पे डिलीवर कर दें। आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि देखें, आप जैसे एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आप अपनी कॉस्टिंग मेकिंग करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ये वेबसाइट कॉस्ट होगी, ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होगी। इसी तरीके से कोरियर में कॉस्टिंग होती है। हमने वहाँ तक जाना है तो हमारा एक रेडियस डिसाइडेड है, हम वहाँ पे जाके डिलीवरी करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम उस वक्त जाएंगे ना जब हमें वहाँ का एड्रेस पता हो। हम वहाँ पे कॉल करके जाएंगे, जब बंदा कॉल अटेंड नहीं करेगा तो हम वहाँ पे जाकर करेंगे क्या? डिलीवरी तो नहीं होगी। अब वो एड्रेस प्रॉपर मौजूद नहीं है, नंबर उनका लग नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पे जाके एक शो स्टॉपर आ जाता है, आपकी शिपमेंट डिलीवर नहीं होती। अब उसी जगह मैं मियाँ वाली की बात करता हूँ, खाली मियाँ वाली का एक एड्रेस ले लें। मियाँ वाली की एक सेम बंदे ने, शिपर ने कम से कम 10 शिपमेंट डिस्पैच की। आप वो चीज़ भी तो देखें कि सेम डे में सेम शहर के अंदर, सेम सिटी के अंदर जाके
हमारी 5 शिपमेंट डिलीवर हो गई, 3 शिपमेंट डिलीवर नहीं हो पाई, उस पर कोई ना कोई शो स्टॉपर है। वहाँ पर या तो एड्रेस नहीं है कंप्लीट, या तो उनका नंबर नहीं लग पा रहा। सबसे पहले तो ई कॉमर्स की कंफर्मेशन के अंदर मैं हमेशा लोगों को एजुकेट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रॉपर एड्रेस कंफर्मेशन करें। प्रॉपर एड्रेस कंफर्मेशन, अब मैं बहुत से ऐसे शिपर्स हैं जो मुझे जवाब देते हैं यार वो आपको एड्रेस ही नहीं दे रहा। यार जब वो आपको एड्रेस ही नहीं दे रहा तो आप ज़बरदस्ती की सेल कंफर्म कर रहे हो। आप जब ज़बरदस्ती की सेल कंफर्म कर रहे हो तो कोरियर जादू तो नहीं है ना। एक एड्रेस कंफर्मेशन से बोल रहा हूँ मैं आपको, कोरियर जादू तो नहीं है ना, वहाँ पे कैसे पहुँचेगा। तो एक यहाँ पर मसला आता है। अब आ जाए दूसरी जगह, एक ये होता है कि शिपमेंट्स का फॉलोअप। शिपर जब शिपमेंट दे देते हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ दिस आज ई कॉमर्स माशाल्लाह काफ़ी फैलता जा रहा है, बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये ऑर्डर आ गया, इसमें लिखा हुआ है खाली एक एड्रेस और उठा के से डिस्पैच कर देना है। कन्फर्मेशन प्रॉपर की जाए, ऑल्टरनेट नंबर लिया जाए, प्रॉपर एड्रेस देके आप उसको जब डिस्पैच करेंगे वो वहाँ पर जाकर डिलीवर होगा। और ऐसे ऑर्डर्स आप अपने पास भी देखिएगा जिसमें आप 2 नंबर लेते हैं, प्रॉपर एड्रेस लेते हैं, तो सर वो प्रॉपर जाकर डिलीवर भी हो जाता है। एक ये इशू। अच्छा, हमेशा कैटेगरीज में रिटर्न्स डिसाइडेड है, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा, जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं, और हम लोगों ने एक एनालिसिस अपना बनाया कि प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल दोनों का रिटर्न रेशो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। प्राइवेट लेबल एक ओन आपका डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट होता है, वो किसी और के पास नहीं होता। आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो लोग उसको ज़्यादा लेंगे। अब एक प्राइवेट लेबल वाला कंपेयर कर रहा है वाइट लेबल के साथ कि यार इनका 10% डिलीवरी रेशो है, 10% रिटर्न रेशो है, और मेरा 40% रिटर्न रेशो है। उसका रीज़न ये है, जो आप मार्केट में आप लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, अगर एक ही चीज़ 100 जगह से सेल हो रही होगी तो आपको भी थोड़ा सा इसमें माइंड रखते होंगे कि वो वहाँ पर भी तो सेल हो रही है, वहाँ से भी ऑर्डर उस बंदे ने कर दिया और यहाँ से भी कर दिया, तो कोई ना कोई एक ऑर्डर, एक रीज़न ये आता है इसमें। इसको थोड़ा सा मैं आपका यही वाला जो इशू आप कह रहे हैं, मैं उसको रीडिफाइन कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट जो 10 स्टोर्स पे अवेलेबल है, आप कस्टमर को ऐड नज़र आया वाइट लेबल का, उसने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, 1900 रुपये का प्रोडक्ट था, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 रुपये का प्रोडक्ट था, वो 2000 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया वाइट लेबल पे, जो मैंने भी इशू नोटिस किया है। अब 2000 का जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो ना, तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स या जितने भी ई कॉमर्स स्टोर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, उसके एड्स आपको दिखाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर देता है। अब आपने क्या किया कि आपने उस ऑर्डर आया, आपने कंफर्मेशन तो ले ली, कस्टमर ने कह दिया कि भाई हाँ आप डिलीवर कर दें, लेकिन सेम प्रोडक्ट मुझे दूसरे स्टोर पे 1300 रुपये का एग्जैक्टली मिल गया। आपने मेरा पॉइंट गेट किया बिल्कुल। तो वो 1300 रुपये का प्रोडक्ट भी मैंने ऑर्डर कर दिया कि जो 1900 वाला आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, जो ये 1300 वाला है ये मैं रिसीव कर दूंगा। अब यहाँ पर ये चीज़, वो जो शिपर जिसने सामान भेजा उसका ब्लेम किस पे जाता है? कोरियर पे। ये तो मैं भी अपनी या तो कम्युनिटी के अंदर या तो सारे ई कॉमर्स की लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जो सब जगह हो, जो सब जगह हो। तो फिर मे बी ऑडियंस पे दूसरी जगह जाके ऑर्डर नहीं करेंगे। अब वो दूसरी जगह जाके ऑर्डर कर रहे हैं, एक का रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे का भेज रहे हैं। और इसी के अंदर एक शिपर एंड से एक और गलती होती है, मैं आपको बताऊं। आप लोगों के रिटर्न रेशो ना, अगर आप कभी नोटिस करें तो आप लोगों के 8-10 पार्सल या 5-6 पार्सल से ऊपर नीचे हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग शिपमेंट को जब डिस्पैच कर रहे होते हैं, आज उनके पास 10 ऑर्डर आए, एग्जाम्पल 25 ऑर्डर्स आए, उन्होंने 20 ऑर्डर डिस्पैच कर दिए, 5 होल्ड कर दिए। अब वो कल दोबारा उनके पास 25 आए। अब वो कुछ लोगों के पास उसका ऑडिट नहीं होता, या तो उन्होंने लोड शीट नहीं बनाई होती, या प्रॉपर सिनेरियो से नहीं चल रहे होते, वो दूसरे दिन डबल ऑर्डर भी भेज देते हैं। अब उनको नहीं पता चलता। अब हमारे पास जो वर्किंग है, वहाँ जाके कस्टमर के पास खड़ा हो रहा है, बंदा कह रहा है यार ऑर्डर तो मेरे पास आ चुका। अब शिपर बोले यार ये ऑर्डर रिटर्न। अब ऑर्डर रिटर्न, ये ऑब्वियसली सी बात है, आप शिपर हैं, आपके कस्टमर ने खुद किया है, तो ये कोरियर के रिटर्न रेशो में तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा ना। आपका कस्टमर खुद वापस कर रहा है, आपकी एक गलती की वजह से। डबल ऑर्डर्स भी हमारे पास आते हैं, डबल ऑर्डर से भी आपका रिटर्न रेशो इम्पैक्ट करता है। कम से कम 2 से 3% का फ़र्क आता है। अब 2 से 3% किसी को बता दो यार तो कुछ भी नहीं होता यार। अब रिटर्न रेशो आपका 2-3% से ही आप लोग हमसे फाइट कर रहे होते हो कि यार इतना कम होना चाहिए। आप
थोड़ी सी गलतियाँ अगर खुद सेट की जाएंगी तो वो सही होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ बताता हूँ। शिपर्स अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यार कोरियर ही सब कुछ देखेगा। देखें, जो कोरियर है ना, कोरियर के पास थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, थाउजेंड ऑफ शिपर्स हैं और लैक्स ऑफ शिपमेंट्स हैं, सही है। हर किसी के लिए कस्टमर सपोर्ट की एक हमने लाइन बनाई हुई है। कस्टमर सपोर्ट में अलग अलग मीडियम के थ्रू आपके पास मौजूद है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइव फेसबुक पे, लाइव वेबसाइट चैट पे, लाइव व्हाट्सएप चैट पे, हेल्पलाइन पे और ईमेल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जो शिपर्स होते हैं वो अपनी शिपमेंट्स को देख नहीं रहे होते हैं। जब शिपमेंट रिटर्न आ जाती है, रिटर्न आने के बाद उनके ऑफिस में रखी है, वो उस वक्त उसको कॉल कर रहे हैं। मैं उस वक्त ये कहता हूँ, उस वक्त आपको कॉल करने का फ़ायदा क्या है? मैं उस शिपमेंट को दोबारा तो नहीं भेज सकता, वो कंप्लीट आ गई। हम आपको देते हैं शिपर एडवाइस, जिसको सम जगह पे शिपर एडवाइस कहा जाता है, कुछ जगह पे रिटर्न एडवाइस कहा जाता है। तो रिटर्न एडवाइस को अगर आप टाइमली नहीं देखेंगे, शिपर एडवाइस को आप टाइमली नहीं देखेंगे, बिफोर रिटर्न हम एक आपको टाइम, आपको एक अल्टीमेशन, आपको एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि शिपमेंट रिटर्न होने वाली है, XYZ स्टेशन में रखी हुई है, सरगोदा में रखी हुई है, स्कर्दू में रखी हुई है, इस्लामाबाद में रखी हुई है, अभी शिपमेंट लेकिन रिटर्न नहीं बनी है। हम आपको उसका एक स्टेटस भेजते हैं कि यार ये रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट है, एड्रेस इनकम्प्लीट था, हमारी तरफ से कॉलिंग हुई है, ये नॉट आंसर है, इसको आप जवाब दे दें। अगर कस्टमर से आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो आप उसके ऊपर रिप्लाई कर दें, या बात हो गई है आप इसको रीअरेंज करवा दें। अच्छा, रिप्लाई कैसे करना है कि अगर हमने इनकम्प्लीट एड्रेस लिख के भेजा हुआ है तो आप एड्रेस प्रॉपर लेके वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। अगर हमने लिखा हुआ है कस्टमर इन नॉट इन कोऑर्डिनेशन, नॉट आंसर और वॉट एवर जो भी रीज़न है, वहाँ पे उसका पूरी बात लेके रिप्लाई करेंगे, तो हम अगेन उस पर कॉल करके उसको रीअरेंज करवाएंगे। अब समटाइम्स क्या होता है, इनकम्प्लीट एड्रेस है, कस्टमर नॉट आंसरिंग, खाली लिखा हुआ आ जाता है रीअटेम्प्ट, दोबारा रीअरेंज कर दें। अब सारा ब्लेम कोरियर के ऊपर आ जाता है। अब ये भी तो देखें कि आप लोगों को लग रहा होता है कि खाली आप लोगों के पास लोड है, अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ शिपर का लोड है, लैक्स ऑफ शिपमेंट है। आप लोग 1000 शिपमेंट भेज रहे हैं, हम लैक्स ऑफ शिपमेंट डील कर रहे हैं। तो हमने एक मीडियम्स बनाए हुए हैं, जैसे आपने मीडियम बनाए हुए हैं, आपने एक कन्फर्मेशन कॉल बनाई हुई है, एक जगह पे डिस्पैचमेंट की टीम बनाई हुई है, एक जगह पे आपने प्रोक्योरमेंट की टीम बनाई हुई है, इन्वेंट्री आपकी चल रही है। इसी तरीके से हमारे पास भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर उस पर रिस्पॉन्स देंगे, प्रॉपर आप लोग अपनी रिटर्न एडवाइस को फॉलो करेंगे, अपनी एड्रेस कंफर्मेशन की स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास रिटर्न इतने ज़्यादा आएंगे। तो अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और बताएं, जो ये जोन्स होते हैं आपके, जोन ए, जोन बी, जोन सी, ऐसा क्यों होता है कि जोन ए में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है, बी और सी में बहुत डिलीवरीज के भी इश्यूज आते हैं, लेट डिलीवरीज के भी बहुत इश्यूज आते हैं, और इसके अलावा रिटर्न का भी इशू ज़्यादा उसी साइड पे होता है? सर इसका रीज़न देखें, ये होता है कि पहले हम जोन समझा दें कि जोन वाइज इसको आप ऐसे ले लें कि आपके पास भी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। एक प्रोडक्ट है आपकी कम कॉस्ट की, उसकी प्राइस कम है। एक प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा कॉस्ट की है, उसकी प्राइस ज़्यादा है। यहाँ क्वालिटीज़ होती हैं। अब इसी तरीके से रोड का जो काम है, आपसे ही मैं एक एग्जांपल, आप लोगों ने कहीं पे जाना है, आपने अपने लाहौर के अंदर कहीं पे जाना है, उस पे कॉस्टिंग कम आएगी। आपने इस्लामाबाद जाना है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से सिटीज़ होते हैं, इसी तरीके से हर कोरियर के अंदर एक जोन डिफाइन होते हैं कि ये सिटी लिस्ट इस जोन में आ रही है, इसके ये रेट है। इसी तरीके से जोन बी होता है और जोन सी होता है। तो हर जगह की कॉस्टिंग डिफरेंट हो जाती है। तो हम ऑब्वियसली सी बात है, जब कॉस्टिंग डिफरेंट होगी तो हम सेम कॉस्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इस चीज़ को वो देखें कि हर जगह एयरपोर्ट नहीं है, हर जगह सेम रूट नहीं है, हर जगह का एक रूट का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस को एक हमारी साइकिल बनी हुई होती है, जो कि एक रोड मैप होता है कोरियर का, उस मुताबिक ऑपरेट किया जा रहा होता है। अब आपकी एक शिपमेंट है, किसी एग्जाम्पल में दोराहा एक जगह है, पेशावर से लगती है, मर्दान से आई थिंक, नहीं ऐबटाबाद से लग रही है, सही। अब वहाँ पर मुझे जब डिलीवरी करनी है तो पहले वो दोराहा हमारे किसी स्टेशन से ऑपरेट हो रहा है, शिपमेंट पहले वहाँ जाएगी। अब वो जो एक विलेज है, उस विलेज में अगर मेरे पास 10 शिपमेंट मौजूद होंगी, हर कोरियर की ये प्रैक्टिस है, मेरे पास वहाँ की कॉस्टिंग के मुताबिक डिसाइड हुआ है 10 शिपमेंट होंगी तो जाके मैं रूट करूँगा। अगर 2-3 हैं तो वो रूट नहीं होगा, थोड़ा सा वेट किया जाएगा, फिर जाके वो रूट अरेंज होता है। मीनवाइल हमारे पास एक प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस ये होती है कि हम कस्टमर को कॉल करते हैं, सही है, कंसाइनी को कॉल करते हैं और हम राइडर्स को असाइन कर देते हैं, राइडर कॉल करता है ताकि एड्रेस वगैरह ले लें, उनको बता दें।
उस वक्त कॉल नहीं हो आंसर होती है तो हम स्टेटस अपडेट कर देते हैं। और हम लोग जो ब्लू एक्स में एक प्रैक्टिस की जा रही है, बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस की जा रही है, शिपर वाइज अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड है जैसे कि आपके पास है, हम एक सेपरेट पीओसी और एक पीओसी असाइन कर देते हैं जो सिर्फ आपकी शिपमेंट्स पे वर्क कर रहा है। तो जब वो आपकी शिपमेंट्स पे वर्क कर रहा होता है, वो आपकी सारी पेंडिंग्स पे भी कॉल कर रहा है। अब ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं हर किसी 10 शिपमेंट वाले या 20 शिपमेंट 50 शिपमेंट वाले को नहीं दे सकता। सही है, दिया जाता है फिर उसके लिए कॉस्ट चार्ज होती है उनको ऑफिशियली, फिर उनको एक कॉस्ट चार्ज होती है, मंथली उनको इन्वॉइस हो जाती है या तो उनके सीओडी में से डिडक्ट हो जाती है, वो कॉस्ट उनको चार्ज होती है, उनको एक सेपरेट पीओसी दे दिया जाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बच्चों को समझा दूँ। उसमें होता ही है कि जो जो लाइशा के साथ हो रहा है कि आपने एक हेड ऑफिस में एक रिसोर्स अपना दिया हुआ है, जो हमारी शिपमेंट्स जब इधर से निकल जाती हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग रखना, एग्जैक्टली उसकी पूरी डिलीवरी के स्टेटसेस देखना, उसमें से जो शिपमेंट मेरी डिलीवर नहीं होती, एक दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट पे रिजेक्ट होती है तो उसको रेड मार्क करके मुझे हमें व्हाट्सएप पे भी बता देते हैं, ईमेल पे भी बता देते हैं कि भाई ये आपकी ये वाली शिपमेंट्स हैं, 3 शिपमेंट्स हैं, 4 शिपमेंट्स हैं, ये रेड मार्क हो चुके हैं क्योंकि पर्सन अवेलेबल नहीं है या वो रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई भी इशू है। वो जो रेड मार्क हुई हैं आपने उनको कॉल करके पूछ लेना होता है। अगर वो कस्टमर आपका वाकई रिसीव नहीं कर रहा तो बता देना होता है कि भाई रिसीव नहीं हो रही। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो प्रैक्टिस आप वाली है इसमें मुझे ज़्यादातर बच्चों को मुझसे यही पूछते हैं कि आप ब्लू एक्स के साथ क्यों काम करते हैं। मैं तो इसीलिए ही ब्लू एक्स के साथ काम करता हूँ, सिर्फ एक इस सर्विस की वजह से कि जहाँ पे मेरी एक एम्प्लॉय जो आपने हमें डेडिकेटेडली अपने ऑफिस में दिया हुआ है, हेड ऑफिस से जब राइडर को कॉल जाती है तो वो सारी शिपमेंट्स को करता है साइड पे कि भाई सबसे पहले तो ये जो हेड ऑफिस से कॉल आई हुई है ना, इस शिपमेंट का जो इशू है या इसकी ट्रैकिंग उधर से हो रही है, पहले ये वाली शिपमेंट्स तो डिलीवर करवाएं, ये वाली तो प्रायोरिटी पे डिलीवर होनी चाहिए। और ज़्यादातर मेरे मसले तो आपकी थ्रू हेड ऑफिस से जब भी मैंने उस लड़के से रब्ता किया हमारे मसले तो हल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक रीज़न है, सॉरी टू कट ऑफ यू, इसमें एक रीज़न है। देखें, आपके पास एक लोड है, मैंने जब भी आपको दिया हुआ है। अब स्पेशली जो मैं अभी एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मेरे इसी तरीके से और भी कुछ कम्युनिटी के जिनकी कम्युनिटीज़ चल रही हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की और अली भाई अब आपके साथ भी मैं करने जा रहा हूँ। इन स्टार्ट जैसे ही अब आपके अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं तो हमने एक सेपरेट रिसोर्स और हायर किया, सही है, जो कि स्पेशली जो आपके रेफरेंस से आ रहे होंगे, सही है, उनके जो अकाउंट्स होंगे वो उनको देख रहा होगा। सो ऐसा कोई इश्यूज़ होता है क्योंकि देखें ऑब्वियसली सी बात है, चलें अब जिसका बिजनेस 100 ऑफ शिपमेंट्स का है पर डे, अब जो 10 वाला है वो भी तो कभी ना कभी वहाँ पहुँचेगा ना, सही है। सो मैंने एक सेपरेट रिसोर्स हायर किया, ये मैं अपने साथ ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे मेरी कंपनी ने अलाउ किया इस तरीके से, उन्होंने मुझे एक हैंड दिया है, तो अब मैं उनको उनके साथ कनेक्ट करता हूँ, सही है। सो हम उस पर आपके लिए भी ये चीज़ करेंगे कि आपके रेफरेंसेस से जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कोरियर के अंदर सही तरीके से डील करने के लिए, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट पे भी उसमें भी देखें, उस सिनेरियो में भी कस्टमर सपोर्ट पे जाना पड़ता है। कस्टमर सपोर्ट पे अगर देखें सबके सब आ गए एक ही बंदे के पास तो वो भी एक 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, नहीं हैंडल कर पाएगा, तो हम उसमें मीडियम ये देते हैं कि आपको कोई इशू आ रहा है कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करें, इनकेस अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप इसको बताएं, वो कस्टमर सपोर्ट में खुद इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को सॉल्व करवा देगा। तो एक इस तरीके से लाइन हमने बनाई है। कोरियर के अंदर मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के किसी कोरियर में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है, मैं 2013 से कोरियर फील्ड के अंदर मौजूद हूँ, सही, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज एन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एक CSR जो कॉल पे बैठता था। नाउ टुडे आई एम एज एन परफॉर्मिंग एज एन BDM इन ब्लू एक्स, सीनियर BDM, और ऑल ओवर द पाकिस्तान मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, आपको भी बहुत अच्छे से उसका पता है। सो यहाँ पर मैं जो शुरू से की लेके चलाऊँ ना, वो अपने रिस्पॉन्स की और अपनी टीम को एक रिस्पॉन्स की एक की लेके चलाऊँ। अगर रिस्पॉन्स टाइमली दिया जाए, कोऑर्डिनेशन टाइमली हो रहा हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोरियर के अंदर सिर्फ आपको रिस्पॉन्स टाइमली मिल रहा है, वॉट एवर जिस स्टेशन पे भी जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी वक्त अगर सॉल्व कर दी जाती है, शिपमेंट डिलीवर हो जाती है, या तो आपको सेटिस्फैक्ट्री एक जवाब मिल जाता है, ये देखें प्रूफ आपका शिपमेंट डिलीवर नहीं हो पा रही, तो आप फिर उस वक्त कम डाउन हो जाते हो। सो ये एक प्रैक्टिस हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो अच्छा, इसमें कुछ कंपनीज आई हैं जो अब ट्रैकिंग देती हैं। रिसेंटली मुझे पता चला कि जो आपको लेट सपोज कस्टमर वो बंदा गया घर पे गया, बेल की, अंदर से बंदा निकला नहीं, उसने रिफ्यूज़ किया और उसने उस घर की पिक्चर ली
अपनी लाइव लोकेशन उस जगह की मार्क की कि ये देखें मैं ये इनकी स्ट्रीट में खड़ा हूँ, ये इनका घर है, ये उसकी पिक्चर है, प्रूफ है, और ये हमारा वो है। इस तरह की किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन। दूसरा Alright. क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इसमें भी मैंने ये सुना है कि 30% 40% जिन लोगों का रिटर्न रेशियो है वो उनका ये है कि यार पार्सल मेरा DHA फेज 6 में देना होता है, गुलबर्ग की एक रैंडम सी लोकेशन के ऊपर जाकर वो उसकी लाइव लोकेशन डाल के भेज देता है, और साथ पिक्चर जो होती है वो काली सी ब्लर सी पिक्चर लगा देते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? सर बिल्कुल, मैं अभी आपको यही चीज़ बोलने जा रहा था। इसकी हमारे पास इसकी काफ़ी सजेशंस आए और सारी चीज़ आई, लेकिन देखें आप वर्क कर रहे हैं ना कि रोबोट के साथ, आप वर्क कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। ये पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, इसी तरह सारा कोरियर बराबर नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोरियर्स होते हैं जो कि ये प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका कोई ट्रैक नहीं रखा जा सकता। अब वो पिक्चर कहीं से भी भेज दे, वो लोकेशन कोई भी मार्क कर दे सिस्टम के अंदर, तो उसने लोकेशन डालनी है, उसने पिक्चर डालनी है, वॉट एवर वो अपनी खींच के डाल दे, उस वक्त नहीं रोक सकते आप। लेकिन अब जब वो आ जाएगा वापस, वही वाली बाद वाली प्रैक्टिस होगी, तो ब्लू एक्स इस सिनेरियो में एक प्रैक्टिस डिफरेंट थोड़ी परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास एक DBF डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है, देखें आपकी शिपमेंट जाती है ऑपरेशन से, ऑपरेशंस जो कि शिपमेंट्स को हैंडल कर रहा है। सुबह कोरियर शिपमेंट लेके जाएगा ऑपरेशन से, वो वापस जब वापस आएगा ना, अपनी पूरे दिन की परफॉर्मेंस करके वापस आएगा रूट करके, तो वो DBF डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगा। हमारे हर स्टेशन पर इस तरीके से मौजूद है। जैसे आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा होगा काउंटर्स लगे हुए होते हैं, इसी तरह हमारे पास काउंटर्स लगे हुए हैं स्कैनर्स के साथ, लोगों के साथ। कोरियर ला के हैंड ओवर देता है DBF डिपार्टमेंट में, वो उसके स्टेटस को वेरीफाई करते हैं कस्टमर को कॉल करके। 150 से अबव स्टाफ हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो कि इस कॉलिंग की इस प्रैक्टिस पे बैठा हुआ है कि जब कोरियर वापस आता है तो वो उसको कॉलिंग करते हैं उनके स्टेटस पे। अगर वो फेक स्टेटस है उसी वक्त उसको मार्क कर देते हैं, या तो XYZ कोई भी स्टेटस है, कोई रॉन्ग स्टेटस है, तो कोरियर को हम पेनलाइज करते हैं, उसकी एक डिडक्शन होती है उसके उस स्टेटस पे, और दूसरे दिन वो रीराउट होता है, दूसरा कोरियर लेके जाता है। तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जो प्रैक्टिस है, आपको उस पर कहीं ना कहीं से ऑडिट रखना पड़ता है। अगर आप ऑडिट रखेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम आपकी सही होंगी, लेकिन आप कंप्लीटली उसको सिस्टम पे छोड़ देंगे तो सिस्टम के अंदर तो आपने एक चीज़ एंटर करनी है ना, अब आप उसके कोई भी रास्ते निकाल लें। तो ये मेरे हिसाब से तो ये देखें सक्सेसफुल ये प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि पिक्चर ये उस सिनेरियो में हो सकता है कोई आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट कर रहे हो। इसका सिर्फ एक फ़ायदा जो लग रहा है, वो फ़ायदा ये लग रहा है कि जो इस प्रैक्टिस का कि जो अगर उसने मार्क की पिक्चर भेजी, उसने लोकेशन मार्क की, अब जो जिसकी वो शिपमेंट है उसको लिखा होता है ना कि रिफ्यूज़, कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया है, तो नीचे उसके पास ट्रैक करने के लिए दो चीज़ें आ गई। एक तो ये आ गई कि अच्छा यार कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया है, तो पिक्चर देखी, हाँ इसने उसके घर की, उसकी गली की पिक्चर की लोकेशन डाली, वो पिक्चर डाली हुई है, लोकेशन भी उसने एग्जैक्ट मार्क की हुई है। तो जब मैं अगर उस कुरियर कंपनी को वापस कॉल करता हूँ ना, या उनसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो मेरे पास प्रूफ है कि मेरी शिपमेंट इसने प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं की, मेरी शिपमेंट इसने गलत लोकेशन यूज़ कर रहा है, गलत पिक्चर यूज़ कर रहा है, और ये मेरी शिपमेंट इस वजह से डिलीवर नहीं हो रही, मेरी शिपमेंट मेरे ही एड्रेस पे डिलीवर हो। अभी इशू क्या होता है जो हमारे साथ भी होता है कि लेट्स सपोज ट्रैक मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ से मार्क हो गया, किसी भी कंपनी की तरफ से मार्क हो गया कि कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया, ये कस्टमर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका ट्रैक करने का, या सिवाय इसके कि मैं कस्टमर को कॉल करूं और उससे पूछूं, और अगर वो मुझे कहता है कोई नहीं आया, तो मेरे पास आपको बताने के लिए भी प्रूफ नहीं है कि भाई वो कह रहा है कोई नहीं आया, और आपको मेरे पास भी बताने के लिए भी प्रूफ नहीं है कि भाई हम तो गए थे, वो अवेलेबल नहीं था। तो इस चीज़ को कैसे कैटर करें? इसको अभी हमारी तरफ से जो है ना, अभी कम्प्लीटली इसके ऊपर जो वर्किंग चल रही है, जब तक ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं हो जाती तो उस वक्त तक तो देखें हमारे पास नहीं है, लेकिन सजेशंस आए हुए हैं, कुछ हमारी टेक टीम इसके ऊपर अभी वर्क कर रही है। हम लोग लाइव लोकेशंस लेकर आ रहे हैं कि आपके मोबाइल पे आपकी शिपमेंट की लोकेशन चल रही होगी। ये सबसे, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, सबसे जो अच्छा तरीका मुझे लगता है ना जिसने क्रैक किया हुआ, वो है फूड पांडा। एग्जैक्टली, फूड पांडा ने आपको बता दिया, लेट सपोज ऑर्डर किया, अब आपको वो बता देता है कि मेरे पास भी अगर ऐप है, मैं ऑर्डर कर दूँ, अगर वो ऐप ही मेरे पास पड़ी हुई हो, ब्लू एक्स की ऐप है, किसी भी कंपनी की ऐप है, मैंने ऑर्डर कर दिया, तो वो मुझे ट्रैक करके बता रहा हो 3 दिनों में तुम्हारे पास पहुँचेगा।
दूसरा दिन हुआ लाहौर पहुंच चुका ऐप के ऊपर ही, बजाय इसके कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था, वो ऐप पे ही ट्रैक करके मुझे बता दिया करे। और मेरे पास जिस दिन आना है वो पहले से बता दे कि यहाँ पे पहुंची हुई और डिलीवरी अटैम्प्ट सुबह 10 बजे से 5 बजे के दरमियान है, 3 बजे के दरमियान है, ताकि मुझे Exactly. मेंटली पहले से पता और एक नोटिफिकेशन भी आ जाए कि आज तुम्हारी डिलीवरी की सर्विस है। उनसे बेहतरीन टैग देखें, वो भी डिलीवरी सर्विस है, बिल्कुल। वो भी फूड पांडा से डिफरेंट जगहों से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। उनको भी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता होती, गली नहीं पता होती, लेकिन कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है, फूड पांडा भी प्रॉपरली चल रहा है। आज तक मैंने उनकी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं सुनी या किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझसे पैसे काट लिए हैं और ये आया नहीं है, लेट आया है वो सुना है, लेकिन आया नहीं है जी, मेरे पास पहुंचा नहीं, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग आपके उसका एक रीज़न है। देखें, फूड पांडा अगर किसी भी एरिया में काम कर रहा है ना, तो वो उसी एरिया में वर्क कर रहा है। अब देखें यहाँ पे टेक की भी एक बॉन्डिंग आ जाती है, सही है। वो डिलीवरी कर रहा है तो उसी रेडियस में से उठा रहा है, उसी एरिया में से, और उसी एरिया के अंदर डिलीवर कर रहा है। यहाँ पर जो है ना कम्प्लीटली सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे सिटी टू सिटी आ जाता है। सिटी टू सिटी के अंदर ट्रांजिट एक अलग है, ट्रांसपोर्ट उसमें एक अलग जो होती है जो कि कंसोल्स में होती है। उसके बाद वो डिफरेंट अपने स्टेशंस पे जाके एक सेपरेट ट्रैकिंग होती है हर पार्सल की, डिफरेंट राइडर्स के साथ, सही है। सो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज है। अगर फूड पांडा और डिलीवरी को हम लोग वो करें, एक कोरियर सीओडी को, सो इसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोरियर परफॉर्म करेगा विद इन सिटी, देखें ऐसे प्रोजेक्ट्स हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ अभी पाकिस्तान कराची के अंदर, इस्लामाबाद में, लाहौर में हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो उनको एक डिफरेंट पोर्टल दिया हुआ है, उनको एक डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं और उनको एक डिफरेंट लॉगिन दिया हुआ है। उसके अंदर हम कम्प्लीटली उनकी टैग उसी तरीके से डिफाइन होती है जैसे कि वो होती है सेम डे डिलीवरी। सेम आपका सिटी होता है, सेम आपका एरिया होता है, और वहीं से उसी सिटी के अंदर डिलीवरी होती है और वो सेम टाइम होती है। वहाँ से पिकअप होता है और उसी वक्त जाके वो जो राइडर पिकअप कर रहा है ना, वही जाके डिलीवरी करेगा। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट। सीओडी के अंदर ये चीज़ अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये सिटी टू सिटी है। अगर देखें, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या, मुझे सिर्फ सिटी की डिलीवरी चाहिए, तो मैं सिटी के अंदर आपको ये चीज़ बना के दे सकता हूँ। मैं आपको एक प्रोजेक्ट पे ये ऐप और ये सब बना के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पार्सल लाहौर से उठ के ऑल ओवर द पाकिस्तान, जहाँ पे आपको भी नहीं पता, कन्फर्मेशन करते हुए आपको भी नहीं पता, यार ये शहर जो अभी सुन लिया, अक्सर हंसी आती है, मैं भी शिपर फेस से गुजरा हूँ, तो वो हंसी आती है वो शहर सुन के, यार ये कहाँ जाएगा। आपको इसी के ऊपर एक और आंसर दे देता हूँ मैं। एयरशिप के नाम से एक ऐप है जो मैं चाइना से मेरे वेयर हाउस तक डिलीवरी के लिए यूज़ करता हूँ। सेम फूड पांडा वाला मॉडल है उनका। मेरे चाइनीज मैन्युफैक्चर से जब उठ के मेरे चाइना दूसरे उसके पास जाता है ना, वो वेयर हाउस पे, और उस वेयर हाउस से वो शिप पे जाता है। आप यकीन करें कि वो इतनी फिट ट्रैकिंग करता है कि मेरा जब उधर से बाय एयर भी प्रोडक्ट निकलता है ना, वो जिस जिस कंट्री में जा रहा है वो भी ट्रैक पूरा करता है कि अभी ये ताइवान में है, अभी तुम्हारी शिपमेंट ताइवान पहुंच चुकी है, ताइवान से ये इधर जा गई है, इस कंट्री से इस कंट्री गई है, अभी ये कराची पहुंच चुकी है, कराची से ये लाहौर आ चुकी है, लाहौर से इस तारीख को तुम्हारे पास डिलीवर हो जाएगी। और वो साथ साथ लेट सपोज अगर उसके दिन ज़्यादा लगने हैं ना, बाई शिप के लिए 8 दिन रखने थे और उस 10 दिन लग रहे हैं, तो वो साथ साथ मेरा टाइम ऊपर करता है। और अगर वो पहले पहुंच रही है, कराची पहुंच चुकी है और 2 दिनों में लाहौर मेरे पास पहुंचनी है, तो मेरा टाइम पहले ही बता देता है भाई पहले बता 2 दिन शिपमेंट्स तुम्हारी पहले आ रही है। इंटरनेशनली ये चीज़ चल रही है, सही है। इंटरनेशनली तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान में उस नहीं होने का सबसे बड़ी, तो एक रीज़न बता दूँ, अगर कोरियर्स के अंदर जाएँ तो नहीं होने का एक और बड़ा रीज़न है, कॉस्टिंग की बात आती है। हमारी कोरियर इंडस्ट्री में आज सबसे गंदा जो काम हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है रेट्स का। बहुत खुद के कोरियर्स हैं, हम आपस में जो कोरियर कंपनीज हैं वो खुद ही कर रही हैं, सही है। आप एक बात बताएं, आज से आप कुछ 3-4 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त पेट्रोल था आपका अंडर 100 या फिर अंडर 150, आज 260 पे है। उस वक्त कोरियर्स के रेट दिए जाते थे 250-300 रुपये पर केजी सीओडी में, आज दिए जाते हैं, बहुत सारे कोरियर तो रेट दे रहे हैं 75 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये। कंपटीशन में आके अपने आप को हमने इतना बॉन्ड कर दिया है कि हम कोई नई चीज़ सोचने जाएं तो फिर उसके बाद या तो कंपनी लॉस में जाएगी, और आपने भी बहुत सारे ऐसे कोरियर सुने होंगे जो कि अभी बंद हो चुके, उन्होंने लाखों रुपए लोगों के खाए। उसका रीज़न क्या है, वो पैसा जला रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट वो बाहर से आ जाती है, उनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट आ गई, आज वो रेट इतने गंदे दे रहे हैं कि वो ज़्यादा टाइम सर्वाइवल नहीं कर सकते। सही। सो उसका एक रीज़न ये है, अगर ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपके पार्सल की कॉस्ट बढ़ेगी, और जब आपके पास पार्सल की कॉस्ट बढ़ेगी, जो कोरियर ये इम्प्लीमेंट करेगा और दूसरा कोरियर आपको आके कोई और रेट देगा, सही, उससे कम के, तो शिपर वहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये हमारी पाकिस्तान के अंदर एक मेंटेलिटी आ गई है। नहीं, मैं इस बात से एग्री इस वजह से नहीं करता। एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट सपोज मुझे जो भी 200 रुपया रेट चार्ज हो रहा है और मेरा 20% रिटर्न रेट है, लेकिन एक कंपनी की और एक कस्टमर की और एक मेरी एज अ कंपनी और मेरे कस्टमर को एक प्रॉपरली ऐप मिल जाती है, प्रॉपरली ट्रैकिंग की। मेरा 20% का रेट उस एक ट्रैकिंग के यूएसपी की वजह से 10% पे आ रहा है, तो मैं 250 रुपये देने के लिए भी एग्जैक्टली रेडी हूँ। अब जैसे ये आपकी माइंड है ना, इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं, उनकी भी माइंडिंग है। अब जब हम ये प्रोडक्ट, हम लोग भी इस पे वर्क कर रहे हैं, हम जब लाएंगे तो हम ये नॉर्मल रेट्स पे नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी टीम अलग होगी, उसकी कॉस्टिंग एक अलग होगी, तो वो प्रोडक्ट भी आएगी और उस वक्त वो रेट दिए जाएंगे। और जो लोग ये चीज़ समझते हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर शिपमेंट्स पे अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे, वो वाली सर्विस हमारी अवेल करेंगे, बिकॉज अपकमिंग हमारी ऐप आ रही है। ऐप ऑब्वियसली सी बात है, क्या फीचर्स हैं, क्या यूएसपी है, क्या फीचर्स हैं उसके? उसके अंदर एक तो हम लोग लाइव ट्रैकिंग ला रहे हैं, ठीक है, सही है, लाइव ट्रैकिंग ला रहे हैं, उसमें वो सर्विस का नाम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग उसके ऊपर वो जब सर्विस दिया करेंगे, उसमें फिर आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे, कस्टमर के पास नोटिफिकेशन जा रहे होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जा रहे होंगे, नॉट ओनली आपके पास, आपके कस्टमर के पास भी वो शिपमेंट वाइज नोटिफिकेशन जा रहे होंगे, और उसके अंदर एक लाइव ट्रैक भी आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे फिर शिपमेंट की कॉस्टिंग चेंज हो चुकी होगी और फिर आपको लाइव ट्रैक मिल रहा होगा, लेकिन उस वक्त भी हमारे पास ये सर्विस भी चल रही होगी। तो अब इसको एक चेंज लाने के लिए ये सब ने एक जगह होना पड़ेगा, और फिर सबने अपने माइंड को वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त, फिर हम एक कंपटीशन में, जब भी पाकिस्तान के अंदर हम चल रहे हैं ना, कोरियर सबसे कम रेट कौन देता है और सबसे ज़्यादा शिपमेंट कौन उठाता है, वो COD के अमाउंट के ऊपर, सही है। जब अब उनको ये नहीं पता पीछे उनकी कितनी उनका लॉस हो रहा है और वो कब तक सर्वाइव करते रहेंगे, इसका नहीं पता। और BlueX जो है अभी इस टाइम पे इस तरीके के रेट कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे ऐसे रेट नहीं दे रही। हमारे खुद के ओनर्स के और हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से ये कहना है कि हमने जो काम करना है वो ऐसा काम करना है कि हम कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दें और उनकी लॉन्ग टर्म डिलीवरी करें, ना कि हम कभी लॉस में चाहें। अच्छा, ये कितने साल पुरानी कंपनी है? सर BlueX लॉन्च हुई थी 2008 में। और ये अब के BlueX 2008 में लॉन्च हुई थी। BlueX इज़ द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले COD पार्सल डिलीवर किया था। BlueX ही है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर COD का पोर्टल बनाया था, कस्टमर पोर्टल जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ही सब ने अडॉप्ट करना इसे शुरू किया था, जो हमारे इमरान TCS आपसे पहले की है? TCS तो पहले की है, लेकिन कॉर्पोरेट में थी, उस वक्त डिलीवरीज होती थी आपकी नॉन COD पार्सल्स की। और BlueX सबसे पहले, BlueX ने ही COD का पार्सल डिलीवर किया था, BlueX ने ही ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारे इमरान बख्शा मूसा जो हमारे CEO हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट था, और पाकिस्तान में सबसे पहला पार्सल BlueX ने डिलीवर किया। ठीक है, मुझे एक चीज़ ये बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, मेरे पास 15 ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चीज़ आपकी यूनिक बनाती है आपके कंपनी को, आपके स्टार्टअप को, कि जो मैं किसी और कंपनी के पास वो चीज़ नहीं है और वो आपके पास है, और मैं आपको प्रेफर करूं उनके बजाय? BlueX में अगर मैं सबसे बेटर जो समझता हूँ, डिलीवरीज भी हर कोई कर रहा है, सही है। चार्जेस की तो एक अपनी डिपेंड होता है कि उनके लोड के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग चार्जेस देते हैं। मेन जो चीज़ हमें यूनिक बनाती है सर, वो रिस्पॉन्स। कोरियर के अंदर जो मैंने आपको मेन USP बताई सर, मेन USP आपके शिपर का आपकी कोरियर कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन है, कोरियर कंपनी के साथ आपके डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है। ये बात आपका फीचर, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, ये फीचर ही मुझे जो लगता है कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ 2 साल से स्टक हूँ, वो यही है कि एक तो आपसे पहले मैं TCS यूज़ करता था। एग्जैक्टली। TCS में मुझे सिर्फ एक इशू आता था कि मेरी अगर शिपमेंट्स 10 फर्स्ट अटैम्प्ट पे, सेकंड अटैम्प्ट पे वापस आ रही हैं ना, और उसमें से 5 मुझे कह रहे हैं कि हमें चाहिए, उस वक्त हम अवेलेबल नहीं थे, या वो आया था हमें पता नहीं चला, कुछ भी इशू है, लेकिन मुझे वो चाहिए शिपमेंट।
अब उस एक एक शिपमेंट के लिए मुझे कॉल करनी है उनके हेल्पलाइन पे, 15 मिनट में उन्होंने कॉल उठानी है, 15 मिनट के बाद उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट, सर आपकी रिक्वेस्ट पे काम करते हैं, फिर उन्होंने आगे किसी और को बताना है, उस किसी और ने किसी और को बताना है। तो ये प्रोसेस है उसका बहुत लंबा है। इतने में रिटर्न हो गया, आपके घर पे पार्सल आ चुका होता है और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता कि हेल्पलाइन के ऊपर एक एक के लिए 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट रुक कर एक एक की क्वेरी भेजते जाएं। ठीक है, जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा एक ही था ब्लू एक्स का, वो ये था कि वो ये है जिसकी वजह से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि एक कि मेरा हेड ऑफिस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, मेरे आपके साथ, आपके अंडर जो हमारा लाइशा हैंडल कर रहा है लड़का, उसके साथ, कि मुझे छोटा सा भी कोई इशू आता है ना, मुझे किसी कस्टमर ने कह दिया कि ये पार्सल है और मुझे 8 डिलीवरी चाहिए, कल मैं अवेलेबल नहीं होंगी, वो भी उठाकर मैं उसको भेज देता हूँ कि भाई ये 8 हर सूरत में डिलीवर करवा दो, ये वाली शिपमेंट है, इसका क्या स्टेटस है, ये कब तक पहुंचेगी, कस्टमर को कॉल कर लो, कस्टमर को बता दो, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहो, तो वो सारी चीज़ें मेरी स्मूथली हो जाती हैं। क्योंकि अगर मैं अपने एंड से कॉल्स करता जाऊँ कस्टमर को, वो चीज़ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी जब तक उसके राइडर की तरफ से उसको कॉल नहीं जाएगी कि आपको आज मिल जाएगी, आज आपको, या मैं डिले है, या सुबह फर्स्ट टाइम मैं आपको पहुंचा दूंगा, या ये जो भी स्टेटस है वो हेड ऑफिस मेरा मैनेज करवा देता है। और वो शिपर को, सॉरी एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ कि जो अगर राइडर का नंबर भी है मेरे पास, लेकिन राइडर को अगर एज अ लाइशा ब्रांड मैं कॉल करूँगा ना, वो मेरी बात उसने नहीं सुननी, उसने अपना रूट ही रखना, उसने अपनी चीज़ें ही अपने हिसाब से। लेकिन जब हमारे ऑफिस से कॉल जाएगी, हाँ, जब आपके ऑफिस से, हेड ऑफिस से कॉल जाती है, और रीजनल ऑफिस से भी नहीं, मेरा ख्याल है हेड ऑफिस से जब कॉल उसको जाती है, उसको पता होता है कि यार जो बताया गया मैंने वो करना, और यही मेरी प्रायोरिटी है, पहले ये करूँगा फिर। मेनली यही रीज़न है कि हमारे जितने मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो हेड ऑफिस में, कस्टमर सपोर्ट के तो कम्प्लीटली हेड ऑफिस से ही उसकी पूरी टीम पूरे पाकिस्तान को मैनेज कर रही है। सिर्फ एक ऑडिट पे जब शिपमेंट वापस आती है ना, उसी के ऊपर सिर्फ बैक पे हमारे 150 से ज़्यादा एजेंट्स बैठे हुए हैं, कस्टमर सपोर्ट के अंदर अलग एजेंट्स बैठे हुए हैं, जिनको अलग अलग शिपर्स के साथ हमने असाइन किया हुआ है। उसका रीज़न ही है, फिर अब जो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जो उनको असाइन करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये कोरियर है, रोड, आपका रोड का वर्क है, तो उसके ऊपर आप चाहे जितना उसको ऑटोमेटिक कर दें, वो जाएगा कोरियर के थ्रू ही पार्सल, वो बाइक पे ही लेके जाएगा, वो गाड़ी में ही लेके जाएगा, तो आप उससे कोऑर्डिनेशन सिर्फ कॉल पे ही कर सकते हो। और कोऑर्डिनेशन आप डायरेक्टली राइडर से कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया जाता है कि वो टोटली शिपर से बात करके फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन करे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूँगा सर, ताकि लोगों तक ये चीज़ एजुकेट हो। अब क्या करते हैं, जब हम ऐसा कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देते हैं तो सर पे शिपर्स ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपना पोर्टल ओपन किया, डेट रेंज लगाई 1 से लेकर 30 तक, जितनी शिपमेंट नंबर से सब उठा के भेज दिए। ये भी नहीं देखा उसमें कौन सा रिटर्न है, कौन सा डिलीवर्ड है, कौन से भी इशू आया हुआ है, कौन से न्यू है, उठा के भेज दिया। वो कहते हैं सब इसके ऊपर काम करके दो। अब यहाँ पर आप चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि देखें, जब तक आप अपनी शिपमेंट को खुद ट्रैक नहीं करेंगे, आप खुद नहीं देखेंगे किस पे इशू आया हुआ है, कौन सी लेट हुई है, और फिर आप उसको फ़िल्टर करके जब आप एजेंट को देंगे ना, तो वो उसके ऊपर काम कर पाएगा। क्योंकि वो रोबोट नहीं है, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स हमने आपको असाइन की हुई है। आपकी तरफ से मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा सर। आपके अली भाई, आपके साथ जो मेरी कोऑर्डिनेशन सारी चीज़ें करनी है, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों ने अपने डे टाइम रखे हैं, आपने अपना डे टाइम रखा हुआ है वर्किंग के लिए, क्योंकि पता है कोरियर डे में ही काम करेगा, रात में नहीं। अब शिपर्स बहुत टाइम हमें कॉल कर रहे होते हैं, रात के 10 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उस वक्त मैं उनसे कॉल पे रिस्पांस जाता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, इस टाइम पे तो राइडर आके अपने घर चला गया होगा, पार्सल रख भी दिया होगा, मैं अब कैसे सॉल्व कराऊँगा। आप मुझे अगर डे टाइम में अप्रोच करो, डे टाइम में मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अप्रोच करो, तो उसी वक्त उस स्टेशन पे कांटेक्ट करके, या तो राइडर जहाँ पे भी होगा उसका नंबर लेके उसको सॉल्व करा के देगा। आपने अपने एंड से, अपनी टीम से एक वर्किंग आपने असाइन की हुई है, आपने एक वर्क को डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर हर शिपर इसी तरीके से वर्क को डिफाइन करेगा, चीज़ को समझेगा, तो जाके वो चीज़ सॉल्व होगी। अब मैं अगर आपकी सारी कन्वर्सेशन को सम अप करूँ, तो जो कुरियर कंपनी की वाली साइड है, उसमें सबसे एक चीज़ आपने बताई कि एक तो कन्फर्मेशन कॉल, दूसरी आपने बताई कि एड्रेस कंप्लीटली देख लिया करें, और एड्रेस जब आप कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं तो उससे एक दफ़ा जो एड्रेस है वो कंप्लीटली वेरीफाई करवा लिया करें।
तीसरी चीज़ आपने बताई कि अल्टरनेटिव नंबर ले लिया करें कि अगर एक नंबर नहीं मिल रहा तो वो दूसरा नंबर होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव नंबर का इतना इशू भी नहीं है, वो जहाँ पे जो फॉर्म होता है जो कस्टमर ने फिल करना होता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वहाँ पे एक और अल्टरनेटिव नंबर को ऐड कराना है और उसको रेड मार्क कर देना कि ये फिल करोगे तो ऑर्डर एग्जैक्टली कंप्लीट होगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो अल्टरनेटिव नंबर आपने बता दिया। चौथी चीज़ आपने ये बताई कि कुरियर कंपनीज के पास लाखों ऑर्डर्स होते हैं, वो हर किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। आपका प्रोडक्ट है, आपकी प्रायोरिटी है, वो कहाँ पे गई है आपको जब उसके ऊपर आ रहा होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड हुई है, तो आप अपनी कंप्लीटली देख लिया करें कि कौन कौन सी फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड है, कौन सी सेकंड अटैम्प्ट फेल्ड है, और उसको चेक करके हमें बता दिया करें कि सर ये वाली पहुंचा। हम भी आपके साथ यही करते हैं कि वो आपके कोई आती है, हम कॉल कर लेते हैं, कस्टमर को चाहिए होती है, हम आपको बता देते हैं यार ये भेज देना, कस्टमर को चाहिए और ये वाली रिटर्न भेज दें क्योंकि ये कस्टमर ने रिजेक्ट कर। एग्जैक्टली इसमें आपको एक और पॉइंट ऐड करूँ जो हम लोगों ने अपने एजेंट्स के पास दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन। मेरा जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कस्टमर सपोर्ट का जो भी एजेंट जो कांटेक्ट करता है आप लोगों से, जो भी आप लोगों का कांटेक्ट है, उसके पास एक कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन है। अगर आप चाहें उसको आके बोलते हैं यार ये मसला हुआ है, तो आप चाहो कस्टमर से बात कर लो, वो उसी वक्त कॉल पे ले सकता है। यहाँ लिया आपने कितनी दफ़ा लिया? सही खुद है। भी लिया। और जहाँ शिपर बहुत ज़्यादा हाइप पे आ रहा होता है यार मुझसे बात कर रहे हैं वो, तो हमारी तरफ से ये हमारे एजेंट्स को एजुकेट किया हुआ है यार आप उसी वक्त उसके साथ कॉन्फ्रेंस पे ले लो। अगर बात हो जाती है तो उस देयर एंड देयर आप स्टेशन से बात करा के उसकी डिलीवरी करा दें। हमने कॉन्फ्रेंस के ऑप्शन दिए हैं। हाँ, उसमें आप ये करते होते हैं कि लेट सपोज मैं किसी कस्टमर के लिए आपको कॉल करता हूँ कि ये मेरा कस्टमर है और ये कह रहा है कि मुझे डिलीवर नहीं हुआ या वो आया ही नहीं, और आपके पास तो शीट होती है, पता होता है कि यार हम तो गए थे और कॉल भी की थी, Exactly. इन्होंने नहीं की। आप Exactly. का जो बंदा उसी वक्त मुझे कॉन्फ्रेंस में रखकर उसको कॉल कर देता है कस्टमर को, और कस्टमर को कहता है मैम आपके पास कल शाम को डिलीवरी आई थी, हाँ जी आई थी या जो भी है, तो आपने रिसीव नहीं की थी, हाँ उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अभी आपको दोबारा भेज दूँ, हाँ जी दोबारा भेज दें। मैंने जो कस्टमर के साथ डिस्कशन हुई मैंने वो भी सुन ली, इशू क्या था वो भी सुन लिया, और इशू सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी सुन लिया, बात ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा, ये आगे चार पाँच आप लोगों को एक और मैं चीज़ बताऊं, हर कोई कोरियर पे ब्लेम कर रहा होता है कि रिटर्न रेशो ज़्यादा है, ये है। सो अब आप लोग आज अपना माइंड यूज कीजिएगा कि ज़्यादातर तो कोरियर स्टूडेंट्स को रिटर्न चार्जेस दिए ही नहीं जाते, ज़ीरो है। मतलब हम सिर्फ डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, मतलब हम आपसे जो पार्सल लेके जा रहे हैं, पार्सल डिलीवरी करने जा रहे हैं, वहाँ तक का चार्ज ले रहे हैं, और वहाँ से जो पार्सल आपका हमारे ट्रक में लग के हमारी चीज़ों में लग के वापस आ रहा है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट करता है। हम खुद नहीं चाहते कि वो पार्सल रिटर्न आए। क्यों? हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो एक जगह घेर रहा है, अगर रिटर्न नहीं आएगा तो वहाँ से फिर हमारा दूसरा पार्सल आएगा जिसमें हमने चार्जेस लिए हैं। तो आपका रिटर्न कोरियर को ज़्यादा कॉस्ट करता है क्योंकि वो हमारी जगह घेर रहा है। सही बात। और वो उधर से कराची गए, कराची से फिर लाहौर वापस, और लाहौर अगर से वही फिर रिटर्न नहीं आएगा तो मेरी नॉर्मल शिपमेंट ट्रांजिट करेगी। सही, हर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। देखें, मैंने अली भाई, मैं वैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे आप लोग भी क्लासेस दे रहे होते हैं, आप लोग भी काफ़ी सारे ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से और भी बहुत हैं। लेकिन मैंने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, आप लोग वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, आप लोग ऑर्डर जनरेट करना सिखा रहे हैं। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगी, आप लोग उनको कोरियर ट्रैकिंग के जो ये सिनेरियो जो है ना, जो कोरियर का एक डिपार्टमेंट है, वो भी उनको एजुकेट किया जाए कि अगर तुम शिपमेंट्स को ऐसे लेके चलोगे तो जाके वो एक डिलीवरी रेशो अच्छा आएगा। कंफर्मेशन उनको सिखाई जाए, क्योंकि कंफर्मेशन तकरीबन मैंने जो देखा है, जो अभी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो न्यू ई कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं, बस शॉपिफाई पे ऑर्डर आया, ठक करके आगे गया, कंफर्म किया। मैंने खुद देखा है, अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। कंफर्म करते हैं सर आपका ऑर्डर है, XYZ नेम है और आपकी टोटल अमाउंट ये है, अपना एड्रेस बता दें। उन्होंने 2 वर्ड का एड्रेस बताया, कंफर्म किया और आगे डिस्पैच कर दिया। एड्रेस के ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया। सो मेन आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई एड्रेस नहीं दे रहा, ऑब्वियसली सी बात है वो ऑर्डर नहीं लेना चाह रहा, वो तफरी कर रहा है। जिसका एड्रेस है वो डिलीवर्ड होगा। सो अगर इसको भी आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करें और एजुकेट करें, तो मैं तो यही बोलूँगा कि फिर उसके बाद मेरे ख्याल से डिलीवरी रिटर्न रेशोज़ ये खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, कि अगर उनको एड्रेस कंफर्मेशन कंप्लीट हो और जेन्युइन कस्टमर को पहचान होना शुरू हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आखिर में
एक चीज़ आप तो ये बता दें कि जो कंपनी, जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो ई-कॉमर्स ऑनर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, ब्लू एक्स पे ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? और आप अगर अपना या बिल्कुल, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप उन्हें वहाँ पे नंबर दे दीजिए और आपके पास एक अगर नंबर के अलावा, लेट्स सपोज ये तो पॉडकास्ट है, ये यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है, तो उसके अलावा कोई फॉर्म है या हाँ, कैसे? एक फॉर्म वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, ठीक है, सही है? आप वो लिंक अगर वहाँ उन तक वो कर पॉडकास्ट में दें, डाल। सही है? सो उससे ये होगा कि वो डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो जाएँगे। मेरी टीम कनेक्ट हुई हुई होगी और देयर एंड देयर विद इन 6 आवर्स लगते हैं। सिंपल सी कुछ डिटेल्स हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर देनी है, CNIC की फ्रंट एंड बैक पिक्चर देनी है, चेक की पिक्चर देनी है। अच्छा, चेक की पिक्चर का मतलब ये नहीं है कि हमें ब्लैंक चेक चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना होता है वो जो IBN नंबर आपने दिया हुआ है वो बैंक के चेक पे वही लिखा हुआ है, क्योंकि समटाइम्स लोग अगर एक नंबर आगे पीछे कर देते हैं तो पेमेंट का किसी और मसला हो के पास जाता है, चली जाती, ठीक सही है। है? सो हमें सिर्फ उसको वेरीफाई करना होता है, इवन वो बैंक के उसमें हो या ऐप के अंदर कोई जगह हो या कोई बैंक का ऐसा लेटर हो जिस पे IBN नंबर लिखा हो, उस जगह की पिक्चर चाहिए होती है, डेट सेट, और विद इन 6 आवर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और स्पेशली जो आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं जो एफिलेटेड हैं, उनके लिए जो रेट्स हैं वो आपको मैं ज़रूर दे दूंगा, हमने डिज़ाइन किए, तो वो उन आपके रेफरेंस से जो आ रहा होगा सिर्फ उनको वो रेट्स मिल रहे होंगे। ठीक हो गया, ठीक है मास भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने एक डिटेल कुरियर साइट भी दिखाई वाली सारी चीज़ें भी कवर की और डिटेल में बताया कि यार इश्यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं और क्या है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक you. यू अली भाई।